खबर बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में पेच फंस गया है। शिंदे का गला खराब हो गया है। सत्ता के गलियारों में खबर है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का पद न दिए जाने से नाराज हैं। इसीलिए वो अपने गांव सातारा चले गए हैं। शिंदे की जो मांगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करने को तैयार नहीं है। लिहाजा शिंदे ने जो पेशकश की है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों, वो पेशकश क्या है? बस कुछ देर बाद इस बीच कांग्रेस की भी कार्य समिति की बैठक हुई, CWC की बैठक हुई है और अपनी हार को लेकर पार्टी ने मंत्रणा की है। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी 2 ही दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। मगर CWC की बैठक में कांग्रेस ने अपने रुख में परिवर्तन किया है। मगर बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस सही मायने में आत्ममंथन करने को तैयार है? उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले महाराष्ट्र में जो हो रहा है दोस्तों, उसको लेकर घटनाक्रम बहुत दिलचस्प हो गया है। मैं आपको बतलाने वाला हूं, बैठक होने वाली थी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच। मगर इस बैठक से ठीक पहले सातारा चले जाते हैं एकनाथ शिंदे, अपने गांव चले जाते हैं और पत्रकारों से कहते हैं कि मेरा गला खराब है। तो गला खराब है एकनाथ शिंदे का और सिरदर्द दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, ये बात स्पष्ट है। उनकी पार्टी के नेता इस बात से नाराज हैं। उनके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन मैदान में उतरी थी। वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में देखिए, आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है मगर यहां तो शानदार जीत मिली है। वो ये भी कह रहे हैं कि लाड़की बहन योजना जिसके चलते भाजपा गठबंधन को जीत मिली थी, यानी महायुति को जीत मिली थी, उसके प्रणेता, उसका चेहरा एकनाथ शिंदे थे। भाजपा ने यह सब मानने से इनकार कर दिया दोस्तों। लिहाजा अब एकनाथ शिंदे ने कुछ शर्तें रखी हैं और वो शर्तें क्या हैं उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक और पेशकश की है कि आप केंद्र में मंत्री बनकर चले जाएं। एकनाथ शिंदे ने उससे भी मना कर दिया है। पार्टी के नेता संजय शिरसट क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने साफ कर दिया कि अगर उनकी पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते तो यह पद पार्टी के किसी और नेता को दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में शिरसाट ने कहा कि शिंदे निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री के तौर पर केंद्र में नहीं जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग एजेंसी से 2 तरह की खबरें आ रही हैं कि किस तरह से एकनाथ शिंदे ने 3 मंत्रालयों की मांग की है कि अगर आप हमें मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे तो हमें 3 मंत्रालय दीजिए। ये खबरें क्या आ रही हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। न्यू इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है, इस पर गौर कीजिएगा। शिंदे ने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर राज्य में सत्ता संतुलन के लिए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय मांगा है। उन्होंने कहा है कि वो फिर तय करेंगे कि उप मुख्यमंत्री किसे बनाना है। इसके बाद अमित शाह ने महायुति के तीनों नेताओं को मुंबई में फिर से मिलने और उनसे संपर्क करने का निर्देश दिया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यही बैठक होने वाली थी जिसमें एकनाथ शिंदे होते, जिसमें देवेंद्र फडणवीस होते और अजीत पवार होते। मगर एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए और बात यहां नहीं रुकती है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया जा रहा है, यानी एक मंत्रालय तो पहले ही एकनाथ शिंदे को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा गृह मंत्रालय भी उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाजपा अपने साथ गृह मंत्रालय रखना चाहती है। यानी कि एकनाथ शिंदे के लिए यह घाटे का सौदा हो सकता है और इसी के चलते वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। कम से कम न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर विश्वास करें तो क्या है वो खबर जो पूरी तरह से सत्ता का जो संतुलन बिगाड़ सकती है। वो खबर क्या है, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। शिंदे ने आगे कहा, अगर ये 3 विभाग सेना को नहीं दिया जा सके तो उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। सूत्र ने कहा, उन्होंने कहा कि शिवसेना राज्य में बाहर से समर्थन देगी और पार्टी के 7 लोकसभा सांसद भी बड़े हिंदुत्व के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को बाहर से
समर्थन देंगे। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक शिंदे इस बात को लेकर नाराज हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व ने उनसे वादा किया था कि उन्हें 2029 तक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मगर अब वो अपने वादे से पीछे हट रहे हैं और यह एक शुभ संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किसी भी वादे से इनकार किया है। भारतीय जनता पार्टी नेता राव साहब दानवे ने कहा है कि हमने ऐसा कोई वादा शिंदे को नहीं किया था। अब इससे दिक्कत क्या होने वाली है? अगर शिंदे इस तरह से नाराज रहेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के स्थायित्व के लिए यह एक बुरा संकेत है। मगर भारतीय जनता पार्टी की निगाह से अच्छी बात यह है कि उसे शानदार बहुमत मिला हुआ है, इसीलिए उसे शिंदे की जरूरत नहीं है। यह खबर अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस, मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यह खबर सुधीर सूर्यवंशी की है, जिन्हें आप अक्सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर सुनते हैं। उन्होंने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में कहा है कि एकनाथ शिंदे को अगर ये 3 विभाग भी नहीं मिले, मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिला, तो न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य स्तर पर भी वो बाहर से समर्थन देंगे बड़े हिंदुत्व के मुद्दे पर। स्पष्ट है, एकनाथ शिंदे को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद से कम कुछ जो है वो स्वीकार नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के पालतू चैनल एनडीटीवी ने इस बारे में क्या कहा है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री तो तय है और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय देने पर भी सहमति है, लेकिन गृह विभाग बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। वहीं अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी चाहिए, जो मिलना लगभग तय है। इसके अलावा बाकी विभागों का बंटवारा विधायकों की संख्या बल के आधार पर होगा। संख्या बल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 130 से ज्यादा विधायक हैं। क्या स्ट्राइक रेट है दोस्तों, 148 में से आप 132 सीटें जीत जाते हैं। और जाहिर सी बात है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, अगर अजीत पवार या एकनाथ शिंदे में से कोई पार्टी के बाहर चला जाए या सरकार के बाहर चला जाए या समर्थन भी विड्रॉ कर ले, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार जो बात देवेंद्र फडणवीस के हक में जाती दिख रही है, उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं और आरएसएस भी है। सबसे बड़ी बात, अगर अमित शाह का बस चलता तो वो विनोद तावड़े को मुख्यमंत्री बनवा देते, क्योंकि अमित शाह को देवेंद्र फडणवीस बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। मगर इस बार देवेंद्र फडणवीस के साथ आरएसएस है। आरएसएस जो हमेशा से ही देवेंद्र फडणवीस के करीबी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस को जो है समर्थन दे रहे हैं। और ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर देवेंद्र फडणवीस के नाम से समझौता नहीं होगा। विनोद तावड़े, जिनकी पृष्ठभूमि ओबीसी की है दोस्तों, वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, मगर आप जानते हैं किस तरह से वो पैसों के साथ कथित तौर पर पकड़े गए थे। उस मामले की जांच अभी तक नहीं कराई गई है। यह बात अलग है कि चुनाव आयोग ने कहा था कि 10 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे, और इस तरह से रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद जो है उनका जो चांस था मुख्यमंत्री बनने का, वो भी चला गया। दिलचस्प बात यह है कि बीवीएस के नेता क्षितिज ठाकुर को यह खबर आरएसएस और भाजपा की तरफ से लीक की गई थी। बताया जा रहा है कि नागपुर के एक भाजपा के नेता ने यह खबर लीक की थी, जिसके बाद विनोद तावड़े के लिए यह मुश्किलात पैदा हो गई। तो यह बात तय हो गई दोस्तों। याद कीजिएगा, पिछली बार जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था, जब शिवसेना दो फाड़ हो गई थी, तब आपको याद था यह तय माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर तब अमित शाह ने कहा था नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। तब आंखों में आंसुओं के साथ देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा था। मगर इस बार भाजपा को जो शानदार सफलता मिली है, 132 सीटें मिली हैं, और जिस तरह से आरएसएस इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है अब अमित शाह भी उनका विरोध नहीं कर सकते। मगर हां, जैसे मैंने बताया दोस्तों, महाराष्ट्र में जबरदस्त पेश है। एकनाथ शिंदे सरकार के बाहर भी जा सकते हैं अगर, जैसे मैंने कहा, अगर इंडियन एक्सप्रेस की, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर विश्वास किया जाए।
खबरें बहुत तरह की आ रही हैं दोस्तों, मगर सबसे बड़ी बात, आज की बड़ी बैठक में एकनाथ शिंदे शिरकत नहीं कर रहे हैं। गला खराब है, सातारा में अपने गांव चले गए हैं, मगर सिरदर्द दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। मगर उससे भी बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अपने सिरदर्द का समाधान कर सकती है? अब जिस मुद्दे की मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, उसका ताल्लुक महाराष्ट्र और हरियाणा से है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। याद कीजिएगा, अभी 2 ही दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आते हैं और कहते हैं कि अब हम एक आंदोलन शुरू करेंगे कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो। सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है और इस बैठक में जो बात सामने उभर कर आती है कि सिर्फ ईवीएम पर दोष ना मढ़ा जाए। कांग्रेस अब यह मान रही है कि चुनावों में व्यापक पैमाने पर धांधली हो रही है, इसलिए सिर्फ ईवीएम पर हमें फोकस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में धांधली हो रही है, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सबूत नहीं है। दोस्तों, इस मंच पर आज से नहीं, पिछले कई सालों से मैं कहता रहा हूं कि जब तक आपके पास किसी चीज का प्रमाण नहीं है, उस पर मुंह नहीं खोलना चाहिए। ईवीएम हैक हो सकते हैं, जब तक आपके पास प्रमाण ना हो, इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। मगर जो मैं बार बार कहता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं, उसने सिस्टम हैक कर दिया है। पैसा उसके पास है, एजेंसीज उसके पास हैं, मीडिया उसके पास है, चुनाव आयोग नतमस्तक होकर उनके लिए काम करता है, प्रशासन पूरी तरह से चुनावों वाले दिन और उससे पहले भाजपा के लिए काम करता है। अर्धसैनिक बल भी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देते हैं, पुलिस भाजपा के पक्ष में दिखाई देती है, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के उपचुनाव में देखा था। लिहाजा ईवीएम पर दोष मढ़ना, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को बहुत सीमित करना है। और यही बात इस बैठक में गौरव गोगोई ने कही। गौरव गोगोई ने कहा कि हमें सिर्फ ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। जिस तरह से चुनावों में व्यापक पैमाने पर धांधली हो रही है, जिस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से नतमस्तक है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। और इस बात को समर्थन किसी और का नहीं, राहुल गांधी का मिला। दिलचस्प बात यह है कि वायनाड से सांसद बनी प्रियंका वाड्रा ने यह कहा कि ईवीएम जो है उसी के चलते हार का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ईवीएम को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में साफ तौर पर एक हल्का सा फर्क दिखाई दे रहा है। मगर यह बात तय है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद अब यह तय हो गया है कि पार्टी जो है, जिस तरह से चुनावों में व्यापक तौर पर धांधली हुई है, उस पर फोकस करने जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात, क्या वो अपने अंदरूनी कलह पर फोकस करेगी? दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें और याद कीजिएगा, जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आए थे तो उसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि कांग्रेस गठबंधन को यह कहा जाए, अघाड़ी को हार का सामना क्यों करना पड़ा था। नंबर 1, लोकसभा में आपको शानदार सफलता मिली थी, तुरंत आपको मैदान में उतर जाना चाहिए था, मगर आपने ऐसा नहीं किया। विदर्भ में कपास का किसान और सोयाबीन का किसान जो है वो मुश्किल में था। राहुल गांधी को मैदान में उतर जाना चाहिए था, हाथ में कपास लिए, सोयाबीन का बैग लिए और किसानों के पक्ष में मैदान में होना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। याद कीजिएगा, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी बहुत देर बाद आखिरी के 10-12 दिनों में ही चुनावी मैदान में उतरे। ऐसा कौन करता है भाई? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के नेता नाना पटोले लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। संजय राउत रोज पत्रकारों के सामने आते थे और मुद्दे पर फोकस करने के बजाय, यानी कि जमीन पर उतरने के बजाय, सभी पक्ष यह दावा करते रहते थे कि भाई मुख्यमंत्री किसका बनेगा। संजय राउत कहते थे उद्धव ठाकरे बनेंगे, नाना पटोले अपना दावा पेश करते रहते थे। नतीजा यह हुआ कि नाना पटोले का जो पक्ष था वो उद्धव ठाकरे के बारे में झूठी बातें लीक करने लगा था। उनके करीबी, यानी नाना पटोले के करीबी एक नेता ने मुझे बताया था कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हुई है, संजय राउत की मुलाकात अमित शाह से हो रही है। जबकि उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे थे कि भाई जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे परिवार को दो फाड़ कर दिया, मेरी पार्टी को नोच दिया, मैं उनके पास क्यों जाऊंगा। मगर कांग्रेस के अंदर से कई नेता ऐसा कर रहे थे। बड़ा प्रश्न, पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर जो अंतर कलह है, क्या कांग्रेस उसे संबोधित करेगी? क्योंकि यह दिक्कत, यह कैंसर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, यह दिक्कत हरियाणा में भी है।
कांग्रेस के लिए दुख की बात यह है कि वो लोग इसे संबोधित करने को तैयार नहीं है। हरियाणा की मैं बात करूंगा कुछ देर बाद, इस वक्त मैं बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात, लोकसभा चुनावों में जीत मिलने के बाद ही एक व्यक्ति को, उद्धव ठाकरे को, आपको मुख्यमंत्री पद के तौर पर पेश करना चाहिए था। चेहरे के तौर पर मैदान में उतर जाना चाहिए था। अगर आप वैसा नहीं भी करना चाहते थे, कम से कम गठबंधन को मैदान में उतरना चाहिए था। मगर इतने ज्यादा मतभेद थे कि ऐसा उन्होंने किया नहीं। दोस्तों, अघाड़ी को यह बात समझना चाहिए कि आपके सामने एक ऐसा बीजेपी गठबंधन है जो व्यवस्था का इस्तेमाल, रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है अपने विपक्ष के खिलाफ। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। भाजपा गठबंधन को जीत किसकी वजह से मिली? लाड़की बहन योजना का एक बहुत बड़ा योगदान था। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हमेशा एक साथ होते हैं, मगर जानबूझकर महाराष्ट्र के चुनावों को डिले करवाया गया। क्यों? ताकि लाड़की बहन योजना का पैसा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसका नतीजा यह हुआ कि महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट किया। किसके लिए? भाजपा के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा की जेब में था। अगर हरियाणा के साथ ये चुनाव हो जाते तो शायद 200 से ज्यादा सीटें जो मिली हैं युति को, महायुति को, वो ना मिलती। जीतते नहीं जीतते मैं नहीं जानता हूं, ये भविष्यवाणियां मैं नहीं करता हूं दोस्तों। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि व्यवस्था पूरी तरह से भाजपा की जेब में। मगर आपको समझना पड़ेगा कि अघाड़ी के हाथ में जीत थी, मगर फिर भी वो जीत उन्होंने गंवा दी। यही हरियाणा के अंदर हुआ। मगर दुख की बात यह है कि उस मुद्दे को संबोधित करने को तैयार नहीं है। हरियाणा में क्यों हारे? क्योंकि कुमारी शैलजा मैदान में उतर ही नहीं रही थी चुनाव प्रचार करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में पूरी ताकत थी। एक तरह से रणदीप सुरजेवाला, वो भी अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे। तो पार्टी 3 खेमों में बटी हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में सारी ताकत थी, और चूंकि उनके हाथ में सारी ताकत थी, करीब 72 सीटें उन्होंने दी अपने पसंदीदा लोगों को, लिहाजा चुनाव जाट बनाम अन्य हो गया। कुमारी शैलजा लगातार पार्टी के खिलाफ बयानात दे रही थी। उनका एक एक कदम कांग्रेस के खिलाफ जा रहा था, जबकि वो सांसद हैं, पार्टी के सदस्य हैं। उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कांग्रेस कर भी नहीं सकती है क्योंकि वो दलित चेहरा है। मगर कायदे से एक वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुमारी शैलजा को अपने साथ रखकर काम करना चाहिए था। राहुल गांधी ने, याद कीजिएगा, एक रैली में दोनों के हाथ जोड़ दिए थे। इससे काम नहीं बनता है। आपको पर्दे के पीछे उन्हें साथ बिठाकर काम करना चाहिए था। नतीजा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यही हरियाणा में हुआ, यही महाराष्ट्र में हुआ। और अगर कांग्रेस नहीं सुधरेगी तो आने वाले दिनों में यही होने वाला है। और यह अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। इस देश की जनता को एक सशक्त विपक्ष चाहिए। कांग्रेस अपने अंतर विरोधों के चलते यह सब करने को तैयार नहीं है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अब भी अगर आप नहीं सुधरे तो क्या ही होने वाला है कांग्रेस का, और क्या ही होने वाला है देश का। क्योंकि एक लोकतंत्र कमजोर विपक्ष के चलते अधूरा है। बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस अपने अहंकार को त्यागे, अपने अंतर विरोधों को संबोधित करे, अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करे। क्योंकि आपको यह बात समझनी पड़ेगी, भाजपा गठबंधन के मुंह में खून लग चुका है। उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम और ज्यादा जहरीला प्रचार करेंगे। दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद बिहार के चुनाव, और अब खबर यह आ रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना, उसके बाद महाराष्ट्र में लाड़की बहन, बताया जा रहा है कि बिहार में भी ऐसी ही योजना आने वाली है। यानी कि महिला वोट एक बार फिर भाजपा की जेब में, वो भी एक योजना के जरिए। यानी कि जीत का मंत्र भाजपा को मिल गया है। ऐसे में कांग्रेस अपने बुनियादी मुद्दों को संबोधित नहीं कर रही है। यह अपने आप में कितने दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के लिए। बहरहाल, हम बेबाकी से मुद्दों पर फोकस करते हैं। किसी को बुरा लगे तो यह मेरा सिरदर्द नहीं है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।